everyone. चलिए जहां तक ग्राफ कंप्लीट कर दिया था, इफ आई एम नॉट आस्क एनीथिंग, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो? किसी का कोई डाउट? सर कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है मतलब आपने ग्राफ के क्वेश्चंस ठीक है, असाइनमेंट पूरा नहीं किया, मतलब असाइनमेंट पूरा करते तो डाउट आता। एनीवेज चलो, अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे बात करता हूँ। अब देखो, हम एक नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ये तो पूरा पूरा का पूरा चैप्टर अभी भी काइनेमेटिक्स ही है, मतलब पूरी जो यूनिट है ना हमने अभी पढ़ा है, ये सब काइनेमेटिक्स के पार्ट में ही आता है। यूनिट पूरी की पूरी आपकी काइनेमेटिक्स है। ये आपने एक पोर्शन इसका पढ़ा है जिसका नाम था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये कर लिया हमने। और ये एक पार्ट था। इसी का दूसरा पार्ट क्या आता है? इसी का दूसरा पार्ट आएगा सर अभी मोशन इन प्लेन। ठीक है, प्लेन स्ट्रेट के अलोंग बॉडी मूव कर रही थी, मतलब बॉडी की पोजीशन वाज चेंजिंग ओनली अलोंग वन एक्सिस। बॉडी एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही थी। मतलब जैसे आप कह रहे थे कि बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अगर सीधा सीधा ऐसे जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर मान लो कि मैं ऐसे फेंक दूं ऐसे, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि बॉडी का ओनली y कोऑर्डिनेट विल बी चेंजिंग इन दिस केस। तो ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, बिकॉज एक ही मोशन इन प्लेन का मतलब कि जहां पर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द सेम टाइम चेंज होती हैं, मोशन इन प्लेन, उसको हम मोशन, ठीक है, मतलब जहां पर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस या बॉडी की पोजीशन चेंजेस अलोंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द सेम टाइम, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मोशन इन प्लेन। जिसमें हम आगे अभी पढ़ेंगे कि इसमें एक मोशन आता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, एक मोशन आता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये मोशन इन प्लेन के प्लेन पे हमें डिस्कशन करना है बेसिकली। अब इसी काइनेमेटिक्स का दूसरा पोर्शन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। बट इसमें इन सब चीजों को समझने, इसको एज अ चैप्टर ही समझ लो। एक काइनेमेटिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप क्लास 11th में हो, 12th में हो या कहीं भी हो, ठीक है, इसके भी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका यूज बहुत ज्यादा है। मेरा साउंड क्लियर नहीं है सर। यस किसी को क्लियर नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिएगा सर। अब देखना, आप साउंड क्लियर है क्या मेरा? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात फिर से सुनिए कि हम जो अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सर, उसका नाम है वेक्टर्स। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। ये वेक्टर्स वाला जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये बिना इसको, अगर आपको ये नहीं आता है, अगर आपको ये समझ में ना आए या आपको नहीं आए, आप भूल जाए, तो फिजिक्स में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेसिकली आप सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसीलिए नहीं कि इससे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, या इसलिए नहीं कि इससे डेरिवेशन बहुत आएगा, इसलिए क्योंकि इसका यूज बहुत है सर। इसके बिना फिजिक्स चलती नहीं है। दो चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है अगर आपको फिजिक्स अच्छी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स में आप अच्छा करें, तो आपको एक तो पोर्शन है जिसका नाम है कैलकुलस। ये कैलकुलस ये आपको आना चाहिए, कैलकुलस। और दूसरी चीज ये वेक्टर्स जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दो चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप फिजिक्स अच्छी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो चलिए सर वेक्टर्स पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज वेक्टर्स पे चीज, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी, है ना? मैंने पहले भी बोला था, आई जस्ट रिपीट दैट अगेन। जो लोग इससे पहले मुझसे पढ़ चुके हैं चैप्टर यूनिट सिस्टम एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर, उन लोगों को फिजिकल क्वांटिटी मैंने डिफाइन किया था। तो आई विल नॉट डिक्टेट, आई विल सिंपली टेल यू द डेफिनेशन। यू डोंट नीड टू राइट इट अगेन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो बस अभी फिलहाल सुनो, अभी सिर्फ सुनो क्या कह रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक मतलब होता है बेटा कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी मैटर की जो मेजरेबल हो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको मेजर कर सकते हैं, मेजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हो कि डिस्टेंस, डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस, तो वी नो दैट डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज अ क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, है ना? फोर्स की बात करें तो फोर्स इज अ क्वांटिटी विच इज मेजरेबल। तो ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज आर मेजरेबल एंड laws of physics are basically defined in terms of these physical quantities, right? तो ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, बहुत आसानी से याद रखना है अगर आपको, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, राइट? उसको हम सिंपली फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना सर, ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इससे पहले भी हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया था एज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। वहां पर हमने फिजिकल क्वांटिटी में फिर से दो टाइप बताए थे, एंड द टू टाइप्स फॉर फिजिकल क्वांटिटी वाज, वन वाज फंडामेंटल एंड अनदर वाज ड्राइव्ड, जिनको याद होगा शायद जिन्होंने पहले पढ़ा है। यहां पर आई एम अगेन डिवाइडिंग दिस फिजिकल क्वांटिटी इनटू टू टाइप्स। वन इज बी कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, अनदर वन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर से मैं सारी बातों को रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली मैंने क्या बोला, मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं भाई, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो, चाहे वो फोर्स हो, डेंसिटी हो, मास हो, कोई भी क्वांटिटी हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट विल बी सिंपली कंसीडर्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं बेटे, और ये दो पार्ट क्या क्या है, तो एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, एंड द सेकेंड डिवीजन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर, अब पहली बात तो इन दोनों को अपन समझेंगे कि स्केलर का क्या मतलब है, वेक्टर का क्या मतलब है, तो ध्यान से देखिए सर। नथिंग हैज हैपेंड टिल नाउ जानवी, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव स्टार्टेड। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर वेक्टर्स, और उसमें सबसे पहला डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, सो यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग। तो स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, तो अब बात समझो बेटे। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। फिर से मेरी बात सुने, ऐसी क्वांटिटी
जिसमें मैग्नीट्यूड तो होती है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल Excuse me, यू, sir. या एक्सक्यूज, Sir, I'm a new student, Alvira. आई कैन सी दैट, यस. Sir, ये फर्स्ट क्लास है? सर ये फर्स्ट क्लास तो नहीं है बट विक्टर्स में की फर्स्ट क्लास है. ओके. सर, इससे पहले भी कुछ हुआ है? हाँ, इससे पहले भी हुआ है. इससे पहले सर, मोशन क्या इन हुआ स्ट्रेट है? लाइन हुआ है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हुआ है. अच्छा, और ओके सर. उससे पहले वाला चैप्टर हुआ है. बट फिलहाल तो ये काइनेमेटिक्स का दूसरा पार्ट है, मोशन इन प्लेन. और मोशन इन प्लेन में ये बिल्कुल अभी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहला डिस्कशन जो हम कर रहे हैं दैट इज अबाउट वेक्टर्स, वेक्टर अच्छा सर, क्वांटिटीज. वो एक और चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. वो भी हो गया. ओके, ठीक है. बट जिनसे भी आपकी बात हुई होगी उन्होंने आपको बताया होगा कि दे ऑब्वियसली वी प्रोवाइड बैकअप फॉर दैट, सो यू डोंट हैव टू वरी ओके अबाउट सर, इट. उन्होंने बोला था कि वो तो अभी ये जो क्लास आप करवा रहे हैं दैट इज न्यू, लाइक अभी स्टार्ट हुआ. हाँ, मतलब ऑलमोस्ट तो ये न्यू ही है ना, बिकॉज अगर आप देखो तो 11th का सिलेबस तो बहुत आगे हो चुका यस. है ना. हम्म. तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वैसे इससे ज्यादा न्यू अपने पास नहीं है कुछ. और यस वैसे सर, भी अगर ठीक है, बिल्कुल ठीक आप है. बिल्कुल स्क्रैच से नहीं स्टार्ट सर, उसकी करोगे तो बात फिर नहीं और ज्यादा टाइम है. लग एक्चुअली जाएगा. मैंने भी पढ़ा है कुछ, लेकिन बस मैं पूछ रही थी कि आपने क्या क्या करवाया है. नहीं नहीं, कोई नहीं. हाँ, वही दो चैप्टर अभी ये हम कर रहे हैं. चलिए बेटा, फिर ओके. देखिए मेरी बात समझिए. स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी का बेसिक मतलब समझिए. और ये जो अभी हम कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर. ये वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानिए. एनीवेज, तो स्केलर क्वांटिटी मैंने आपसे बोला कि द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बोलूं मैं आपसे बोलूं कि कोलकाता इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली. कोलकाता इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली. मतलब कोलकाता दिल्ली से 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. तो सर डिस्टेंस मैंने बताया ना, बट अगर मान लो ये दिल्ली है, मान लो, और कोलकाता मुझे जाना है, मान लो अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप ऐसे समझो कि मुझे कोलकाता जाना है भाई. यहाँ आपने मुझे बोला कि डिस्टेंस 1400 है, बट इन विच डायरेक्शन शुड आई स्टार्ट, ये किस डायरेक्शन में मुझे जाना पड़ेगा, ये तो आपने नहीं बताया. तो यू हैव जस्ट स्पेसिफाइड द न्यूमेरिकल वैल्यू बट यू डिडंट गिव मी एनी डायरेक्शन, राइट. तो आप जो मुझे बता रहे हो डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती है. तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि द मास ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, भाई किसी बॉडी का हमने मास मेजर किया एंड दिस केम आउट टू बी 10 किलोग्राम. तो भाई 10 किलोग्राम की कोई डायरेक्शन तो नहीं सुना होगा आपने कि किस डायरेक्शन में 10 किलोग्राम, ऐसा तो कुछ नहीं होता है. तो इसका मतलब है कि ये जो मास है इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू. इट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू बट इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, राइट. ना ही उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन बताते हैं. मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई डायरेक्शन तो स्पेसिफाई नहीं करते. डिस्टेंस बताने के लिए हम कोई डायरेक्शन तो स्पेसिफाई नहीं करते. स्पीड बताने के लिए हम कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते. वर्क बताने के लिए हम कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते. तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है दैट वुड बी कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी. दूसरी बात एक और याद रखिएगा कि ऑल द स्केलर क्वांटिटीज ओबेज एल्जेब्रिक लॉज. ठीक है, फिर से मेरी बात सुनो. जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी किसको ओबे करती है या फॉलो करती है? एल्जेब्रिक लॉ. एल्जेब्रिक लॉ को ओबे करने का मतलब कि यू कैन ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड स्केलर क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ सिंपल अलजेब्रा, है ना. मतलब अगर आपसे मैं कहूं कि भाई सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से यहां गया हूं और फिर यहां से यहां आ गया, मान लो आई वेंट by 10 kilometer in going from A to B, and then I covered a distance of 20 kilometer in going from B to C. तो अगर मुझसे कोई पूछ ले what is the total distance covered by you, तो I'll simply add these two, right. और मैं आपसे कहूंगा कि टोटल जो डिस्टेंस है सर वो 30 किलोमीटर हो गया. तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कोई नया मैथमेटिक्स तो यूज नहीं करा ना. ये तो वही बचपन वाली बात है कि भाई सिंपली हमने ऐड कर दिया. तो ये जो मेथड है जिससे आप सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके
स्केलर क्वांटिटी का नेट वैल्यू फाइंड करते हो, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अलजेब्रिक मेथड, राइट? तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हैज मैग्नीट्यूड बट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, हैज यस सर। मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है? और दूसरा ओबेज अलजेब्रिक लॉज, ठीक है? इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर, डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे आगे, वैसे वैसे क्वांटिटी के बारे में आपको बताया जाता रहेगा कि विच क्वांटिटी द गिवन क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, वो सब आपको पता चलता रहेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो हम वहां पर आपको बता रहे होंगे कि फोर्स इज स्केलर और वेक्टर, तो वो टाइम के साथ बात समझ में आती रहेगी आपको। बट अभी फिलहाल मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, और भी बहुत सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए सर, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज हैं which has magnitude and direction, a physical quantity which has both magnitude as well as the direction, मतलब उसमें magnitude भी है और साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी है, दिशा, ठीक है? तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं सर। अब कैसी ऐसी क्वांटिटी? जैसे मैं आपसे कहूं सर कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी, दिल्ली टू कोलकाता इज डिस्टेंस कितना है 1400, ये एग्जांपल लिया था। अगर मैं उसी में एक काम ये कर दूं कि मैं आपसे कहूं कि द डिस्टेंस ऑफ कोलकाता फ्रॉम दिल्ली इज 1400 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, ठीक है? तो ईस्ट क्या है बेसिकली यहाँ पर? डायरेक्शन, कि यू हैव टू स्टार्ट इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट and you will have to cover a total length of 1400 kilometer to reach Kolkata in a direction of east. तो बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी हो गई सर, ये वेक्टर हो गई, बिकॉज आप इसमें मैग्नीट्यूड भी बता रहे हो और साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हो, ठीक है? कोई कष्ट इस बात में? नो सर। जैसे मैं आपसे कहूं, अब इसमें बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि फोर्स, कोई फोर्स लग रहा है बॉडी पर, ठीक है? मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं कि ये कोई, ये बॉडी है, इस पे हमने ऐसे फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, तो अनडाउटेडली मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फोर्स है सर 10 न्यूटन का, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, बट इसकी डायरेक्शन किधर है? तो इसकी डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, ठीक है? ये कह सकता हूं। तो यहाँ पर जो राइट है वो भी क्या बन गया उसका डायरेक्शन, या तो आप राइट कह लें या पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह लें, तो डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं आप। इसका मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी बेटे जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी आती है टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली, तो सच अ क्वांटिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, ठीक है? वेक्टर के बड़े बड़े सारे एग्जांपल है, फोर्स एग्जांपल है, टॉर्क एग्जांपल है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर, बिकॉज अगर ये क्वांटिटीज हैं आपकी, तो उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तभी आप उस क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे। आई होप मेरी बात सबको क्लियर है। अब देखो बेटा, वेक्टर में एक बात समझिए, ठीक है? कि वेक्टर में मैंने आपसे बोला कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ मेरे बच्चे डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन याद रखो, डायरेक्शन का यही मतलब नहीं होता बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। डायरेक्शन का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी हो सकता है, राइट या लेफ्ट भी हो सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड भी हो सकता है, या कोई किसी एंगल पे भी बोला जा सकता है। डायरेक्शन हम एंगल के टर्म्स में बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है? ये भी डायरेक्शन बताने का तरीका है। तो डायरेक्शन कैसे भी बताया जा सकता है। डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट में बताया जा सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस के टर्म्स में बता सकते हो, राइट या लेफ्ट के टर्म्स में बता सकते हो, अपवर्ड डाउनवर्ड के टर्म्स में बता सकते हो, एंगल के टर्म्स में बता सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज विल बी कंसीडर्ड एज द डायरेक्शन, राइट? तो इसका मतलब क्या है सर, कि अगर मान लो मैं कोई भी वेक्टर है,
फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर है बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सर मैं 20 मीटर में वेस्ट गया, फिर उसके बाद 10 मीटर में ईस्ट गया। अब मैंने पूछा आपसे कि मैं कितना गया, ठीक है, आई कवर्ड 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन आई कवर्ड 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज माय नेट डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो सर, एक इशू यहां पर ये आएगा कि यू कैन by algebra you can add 10 and 20, you can add magnitudes, but by algebra you cannot add these direction। कभी सुना है कि algebra जो बचपन से आपने पढ़ा है उसमें कभी आपने ईस्ट और वेस्ट को ऐड किया है क्या? You have never added east or west, right and left, right? तो मतलब algebra यहाँ पर फेल हो जाता है। एक तरीके से ऐसा कह सकता हूं मैं कि algebra will not be able to give you the net value of resultant of these two। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि अलजेब्रा से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रा से हम डायरेक्शन ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पर वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, बिकॉज इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो, हमें नए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी, एंड दैट पार्ट विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट और ऐड और सबट्रैक्ट वेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टोरियल मेथड या वेक्टर अलजेब्रा। फिर से सुनो, क्या मतलब हुआ पूरी कहानी का? इस पूरी कहानी का मेरे मतलब ये है बेटे कि आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या क्या होएगा? हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होगा सर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो एक पॉइंट हो गया सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। साथ साथ आप ये कहेंगे कि इट ओबेज वेक्टोरियल लॉ, नॉट एल्जेब्रिक लॉ, वेक्टोरियल लॉ। अब वो वेक्टोरियल लॉ क्या है वही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, बट फिलहाल ये समझिए कि ये अलजेब्रा को ओबे नहीं करता, ये वेक्टोरियल लॉ को ओबे करता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है सर? इसके एग्जाम्पल भी बड़े सारे हैं सर। इसके एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है एंड सो ऑन, फोर्स है एक्सेट्रा। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहां तक नोट करिए, भी इसी पर डिस्कशन चलेगा हमारा कि व्हाट इज विक्टोरियल लॉ एंड वेक्टर के बारे में। तो मेन जो ये पूरे चैप्टर में डिस्कशन है हमारा, दैट इज अबाउट वेक्टर्स। तो इसलिए पहले यहां तक नोट करो सो दैट हम इस पे फर्दर और बात करें। Sir, done. ओके, अब सुनो, इसका मतलब नाउ यू हैव द डेफिनेशन फॉर स्केलर एंड वेक्टर्स, बट बिफोर वी प्रोसीड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट कि मैंने आपसे बोला है कि अ क्वांटिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी इफ it has magnitude and direction and obeys vectorial law। इस बात को याद रखो। देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन हो गया तो क्वांटिटी विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी इफ इट डजंट ओबे वेक्टोरियल लॉ। पता नहीं क्या बोले सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इफ अ क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इफ इट डजंट ओबे वेक्टोरियल लॉ, then in that case it will not be considered as a vector, rather it will be considered as a scalar quantity। मतलब वेक्टर लॉ को भी ओबे करना इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर। क्या मतलब सर? फॉर एग्जांपल, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th में पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं, अलवीरा, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होती है या नहीं Yes, sir. होती है. होती है? एंड सबको ये याद होगा कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज हैज इट्स डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है
तो हम कहते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, राइट? बट रिमेंबर, डिस्पाइट ऑफ हैविंग डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको बताऊं, इसमें डायरेक्शन है, स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये अभी भी स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये कि सर व्हाई इट इज अ स्केलर, बिकॉज़ ऑल्दो इट इज हैविंग डायरेक्शन स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई सो? तो इसका कारण है, इसका रीजन है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज़ इट डजंट obeys vectorial law. It is having direction but doesn't obeys vectorial law. That is why it is a scalar quantity. क्या मतलब सर? For example, अगर मैं आपसे कहूं कि let's say a current of 10 ampere is flowing from here and current of 5 ampere is flowing from here, तो यहां कितना करंट आएगा? तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली लिख देते हैं 15 एम्पियर। दैट मींस वी सिंपली एडेड दीज टू वैल्यूज ऑफ करंट एल्जेब्रिकली। हमने कोई नया लॉ तो यूज नहीं करा, हमने अलजेब्रा ही से इसको ऐड किया है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट डिस्पाइट ऑफ हैविंग डायरेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट ओबेज वेक्टोरियल लॉ। मैं एक बात आपको बता दूं, देखो अगर मैं आपसे बोलूं ना, तो एक्चुअली में अगर आप देखो तो द मेन डिफरेंस ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी इज ऑफ डायरेक्शन। मतलब अगर आप एक्चुअली में देखो तो द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर इज ऑफ डायरेक्शन, बट देयर इज सम, वो कहते हैं ना कि वो एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में जिस तरह से होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो एन एक्सेप्शन, राइट? कि ये इसमें डायरेक्शन है, स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट ऑलवेज वेक्टर लॉ। मगर जनरली जो भी हमारी क्वांटिटीज में डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर में, दैट इज ऑफ डायरेक्शन। एक आध एक्सेप्शन है तो उसको याद रखा जा सकता है, बट अदर देन दैट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर इज ऑफ डायरेक्शन। आई होप मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी। Sir, can you ठीक है, please ये बात explain आप this again? I got disconnected. इशिका, Yes, sir. Ishika, what I was saying is कि electric current has direction, right? Still, it is considered to be a scalar quantity. It is not considered as a vector quantity. It is considered as a scalar quantity. Why? What is the reason behind that? So the reason is कि electric current doesn't obey vectorial law. It only obeys algebraic law. मतलब you can add or subtract electric current by simple methods of algebra, right? Okay. That is why it is called as a scalar quantity. Although it has direction, still it is considered as a scalar. तो मैं ये कह रहा था कि देखो एक दो एक्सेप्शन है, अदर देन दैट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जो मेन डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, वो एक दो एक्सेप्शन तो होता ही है ना, जैसे केमिस्ट्री में तो बड़े सारे एक्सेप्शंस होते हैं, हर चीज में एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे ये एक्सेप्शन है, बट रिमेंबर कि अदर देन इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो भी स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस होता है वो डायरेक्शन का ही होता है। खैर, तो आगे बात करते हैं सर। तो वी बेसिकली नाउ व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटी। अब बातों को सुनो सर, वेक्टर के बारे में अब कहानी और सुनो। ठीक है, वेक्टोरियल लॉज पे जाने से पहले अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भाई इफ अ क्वांटिटी इज अ वेक्टर तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, किस चीज का क्या मतलब होता है, ये सारी बातों को सुन लो, बेसिक बेसिक टर्म्स सीख लो, उसके बाद हम फिर वेक्टोरियल लॉज पे आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? तो सिंपली याद रखिएगा बेटा, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेडेड लाइन। मतलब अगर आपने ऐसी लाइन बनाया और उसके साथ आपने ऐसे एरो लगा दिया तो दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन फॉर वेक्टर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। अब इस रिप्रेजेंटेशन में इन दोनों का अपना अपना मतलब है, ये जो स्ट्रेट लाइन है और जो एरो वाला पार्ट है इन दोनों का अपना अपना मतलब है। स्ट्रेट लाइन ये जो बनाया गया इसको हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। मतलब हम ये मानते हैं कि इससे हम मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ये डायरेक्शन के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्लीट एरो है ये दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो तुम 10 किलोमीटर लंबी लाइन बनाओगे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है सर कि सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दिस इज द वे इन विच यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हो ना आप एफ से, फोर्स के लिए आप एफ लिखते हो, लेकिन क्या एफ का मतलब ये होगा कि एफ की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी? नहीं, वो तो कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली
ये सिर्फ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि 10 मीटर है तो 10 मीटर लंबा वेक्टर बनाना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब डायरेक्शन अगर कुछ और हो जाए तो कुछ और डायरेक्शन में हमें ये दिखाना पड़ेगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? अब मेरी बात दूसरी बात समझिए, दिस इज, या आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कि वेक्टर को जब भी हम ग्राफिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरह का एरो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे कोई कहे कि अ वेक्टर इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैं ऐसा एरो बना दूंगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मैं कहूंगा ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। सिमिलरली अगर मुझसे कोई कहे कि अ वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो मैं ऐसा वेक्टर बना दूंगा नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब होगा कि ये मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं अलॉन्ग नॉर्थ। ठीक है, क्लियर हो गई होगी मेरी बात। तो दिस इज बेसिकली द ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। अब दूसरी बात, क्वांटिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इफ अ क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। फॉर एग्जांपल फोर्स, तो अगर फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं, फोर्स लिखा, उसके सर पे ऐसा एरो बना दिया। जब भी किसी क्वांटिटी पे ऐसा एरो बन जाए, इसका मतलब है कि आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं v और उस पे ऐसा बना दूं, तो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीड, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एरो बना देते हैं। ठीक है सर। अच्छा, एक और ऐसे इसका और भी नोटेशंस होते हैं, बट जनरली हम तो अभी यही इस्तेमाल करते हैं। वैसे और भी नोटेशन है, अगर आप हायर फिजिक्स खोल के देखोगे तो अब तो एरो भी नहीं बनाते, अब तो ऐसा सिर्फ ऐसा बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है वेक्टर। बट डोंट वरी, आपको अभी 11th वगैरह में तो ये ऐसे ही एरो ही बना के रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी में एक और नोटेशन है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, कि द क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर, उसको ऐसा थिक कर देते हैं, थिक है ना, उसकी थिकनेस ज्यादा कर देते हैं। ये अगर किसी क्वांटिटी को मतलब कोई भी क्वांटिटी को लिख के हमने सब बोल्ड बना दिया है, तो इसका मतलब होगा कि दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। बट ये सब है नोटेशन, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बट आपके लेवल पे जो यूज होना है वो यही होगा, है ना, सबसे कंफर्टेबल ये। ठीक, एरो बना दें, एरो बना दें तो इसका मतलब होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, एक चीज और आप देखेंगे सर, कहीं कहीं ऐसे मान लीजिए ये फोर्स लिखा और ऐसे दो डंडे खड़े कर दिए। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस टू डंडा? ये इसकी मीनिंग किसी को पता है, ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया है? So एनी mod. ऑफ यू? यस, इट इज कॉल्ड Yes, एज sir. मॉड। गुड, इट इज कॉल्ड एज मॉड या मॉड्यूलस कह सकते हो, मॉड या मॉड्यूलस जो मन करे। मॉड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस। तारिक भाई, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस, ये जो दो डंडे बनाए ना, ये मॉड्यूलस है। वैसे इसका मैथमेटिकल Yes, sir. मीनिंग क्या है मैं बता दूं आपको। मैथमेटिकल मीनिंग मॉड्यूलस का ये है कि अगर ये मॉड्यूलस फंक्शन कहीं लग गया, तो इसके अंदर अगर क्वांटिटी निगेटिव भी है तो मॉड कर देंगे हम उसका, तो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब Yes, sir. मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी भी पॉजिटिव होती है। खैर, यहां पर अगर हम मॉड यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बट हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनिए कि यहां पर अगर मैंने ऐसे बना दिया, इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव ही लिया जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब मॉड के अंदर वाली चीज, तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ऐसा मॉड्यूलस बना के ही दिखाएं, हम ऐसे भी शो कर सकते थे कि मॉड्यूलस ऑफ एफ कैन इवन बी रिटन एज एफ। ठीक है, तो चाहे मैं ऐसे लिखूं या Excuse ऐसे, me, sir. 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, चाहे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बोथ ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। चाहे मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, बोथ ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? हाँ, बोलो बोलो अलवीरा। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी, आपने बोला कि मतलब ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये बेसिकली वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है।
क्योंकि सर आपने बोला मॉड लगाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और वेक्टर क्वांटिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है ना, इसीलिए मैं बिल्कुल हो पूछ रही सकती है, थी। बिल्कुल, यस, बिल्कुल हो सकती है, बट जब हम मॉड लगा देंगे बेटा, तो इसका मतलब है कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, राइट? अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर वेक्टर तो नेगेटिव भी होता है, बिल्कुल होता है। तो जब आप इस नेगेटिव का बेसिक मतलब क्या होता है बेटे? डायरेक्शन। जैसे अलवीरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1 मिनट बताता हूँ ताहिरा, अलवीरा, मैं आपसे कहूं बेटा ये फोर्स है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या कहेंगे आप? इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब अगर मैं कहीं पर लिखता हूं कि फोर्स इज नेगेटिव, इसका मतलब है कि नेगेटिव जो है ना वो उसके सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई डायरेक्शन क्या है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यही तो मतलब है ना। अगर मान यस लो सर। मैं डायरेक्शन हटा दूं बेटे, इफ आई रिमूव द डायरेक्शन, तो क्या बचेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा। यस, जैसे अगर मैग्नीट्यूड मैं कहीं बचेगा। पर लिख दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा। जैसे मैं लिख दूं कि मेरा कोई वेक्टर है और वो वेक्टर है टू ईस्ट, मैं ईस्ट हटा दूं तो यही मैग्नीट्यूड ही तो बच गया ना बस। तो बेसिकली नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन हम वहां पे शो करते हैं जब हम कंप्लीटली वेक्टर शो कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यहां पर जब व्हेन आई यूज द मॉड फॉर दिस वेक्टर, इसका मतलब कि मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल्दो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, but we are just taking its magnitude and not the direction. Did you understand, Alvira? यस सर, फिर तो वेक्टर ही मानेंगे हम इसको, स्केलर नहीं मानेंगे ना। नहीं 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 नहीं, हाँ ये ठीक है। It will not be considered as a scalar. It is a vector. It is still a vector. ये नहीं कि मॉड लगा देने से कोई क्वांटिटी स्केलर हो जाती है, वो क्वांटिटी वेक्टर ही है, बट हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि हम सिर्फ उसकी स्केलर वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, हम उसके वेक्टर वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट क्वांटिटी वेक्टर ही है। ओके कंफ्यूज हो सर। गई? कंफ्यूज हो गई? यस सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई क्योंकि मैग्नीट्यूड की वजह से जो आपने मॉड लगा। नहीं नहीं, देखो देखो, हम हमेशा क्या कहते हैं, क्वांटिटीज का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें ये जरूरी नहीं है। डायरेक्शन देखो, कोई भी हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि ये डिस्प्लेसमेंट है मेरा, इधर -5 मीटर का मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये वेक्टर है क्योंकि आप इसमें डायरेक्शन भी लगा रहे हो। अगर हम इसमें डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते, हम सिर्फ मॉड ऑफ -5 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा उस डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। सिंपली उस डिस्प्लेसमेंट का ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का बेसिक मतलब कि सर है क्वांटिटी वेक्टर ही, बट आप उसके डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे, सिंपल सी बात इतनी है। देखो, ओके सर। किसी भी वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं? दो चीज होती है ना। वेक्टर का मतलब जनरली हम तो यही कहेंगे ना, वेक्टर का मतलब एक तो हो गया उसमें मैग्नीट्यूड, और दूसरा हो गया उसमें डायरेक्शन। तो वेक्टर का पूरा मतलब हुआ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर इफ आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट्स मैग्नीट्यूड विदाउट रिप्रेजेंटिंग इट्स डायरेक्शन, तब मॉड लगाते हैं। और अगर हम उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम मॉड नहीं लगाएंगे। ये थोड़ा सा और थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब हम आगे बात करेंगे तो शायद आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। थोड़ा सा पेशेंस ओके। रखो इस पर, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। तायरा, एरो यहाँ पर लगा हुआ है। एरो का बेसिक मतलब है कि यहाँ पर जब आप एरो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ऐसे लगा देंगे तो इसका मतलब है कि आप वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आपका वैसे क्वेश्चन क्या था तायरा, एक बार बता दीजिएगा क्वेश्चन। सर यही था सर फिर एरो का क्या करना है? सर यही था क्वेश्चन, समझ में आ गया क्या बोली? सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। अच्छा, सर अगर ये सिर्फ एरो हाँ, लगाएंगे तो वेक्टर उसको भी कंसिडर करेंगे ना। अब वेक्टर ये भी है, वेक्टर ये भी है, वेक्टर ये भी है। यहाँ पर हमने कोई मॉड नहीं लगाया है,
इसका मतलब है कि ये पूरा वेक्टर फॉर्म में ही लिखा जा रहा है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है, दोनों ही हम कंसीडर कर रहे हैं, हम किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। कहीं पर हम कई जगह पे ऐसा कहते हैं ना कि भाई नेगेटिव साइन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, या तुम इतना कंफ्यूज हो तो बस इतनी बात याद रखो, ये सब वेक्टर है। मुझे एक बात समझाओ कि मैं तुमसे कहूं कि ये मैंने लिखा है फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ये क्या चीज हुआ अलवीरा, ये स्केलर वेक्टर, ये क्या हुआ? सही है, वेक्टर है। वेक्टर है, इसमें ये पार्ट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट डायरेक्शन को, डायरेक्शन को। ठीक। अब मैं कहीं पर हम्म। आपने लिखा हुआ 10th में, ऐसे 9th में देखा होगा ना कि फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिखा हुआ है, यस सर। यस तो ये अभी भी तो फोर्स ही है, ऐसा तो यस नहीं है सर। फोर्स नहीं है, है ना बेटे? ये फोर्स अभी अभी भी वेक्टर है, वेक्टर ही कहोगे या स्केलर कह दोगे? स्केलर है। सर वेक्टर ही कहूंगी क्योंकि फोर्स सही है। फोर्स है, ये तो अभी भी वेक्टर है, तो बट डिफरेंस क्या है बच्चे? इसमें डिफरेंस ये है कि डायरेक्शन जब नहीं है ये, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हाँ, तो मतलब हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है। समझ आई बात? ओके सर, हम हाँ सिर्फ आप उसके समझ गए। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम उसके डायरेक्शन की बात इस केस में नहीं कर रहे हैं, बट है तो हाँ वेक्टर ही वो, लेकिन है ठीक है वेक्टर ही। बेटा, ओके ओके, आप समझ गए। ठीक है, गुड। चलिए साहब, तो ये ओके। तो आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है, बाय जस्ट राइटिंग एन एरो। और ग्राफिकली हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो बना के। अब इसमें कुछ कुछ छोटी बातें और सुने, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो बेसिक बेसिक डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो वैसे तो बहुत बेसिक बेसिक टाइप्स हैं वेक्टर्स के, जो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट टाइप है वेक्टर का जो आपको जानना है, वो मैं लिखवाऊंगा भी और वो बताऊंगा भी, बट उसके अलावा जो टाइप्स हैं वो बड़े सिंपल हैं, इसलिए मैं ना तो उसको लिखवाऊंगा ना उसको मैं डिक्टेट करूंगा। हाँ, सिंपल सी बात है, मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। महुना, 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 तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir, I'm here. ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला देखिए, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस इक्वल वेक्टर्स? आपको सुन के याद हो जाएगा, इसलिए सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। इक्वल वेक्टर्स का मतलब, इफ यू हैव टू वेक्टर्स whose magnitude and direction is same, so that would be considered as equal vector. ओके सर। फिर से मेरी बात सुनो, if you have vectors whose magnitude as well as direction both are same, तो such two vectors would be considered as equal vectors. क्लियर हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दिस इज अ बॉडी और इस बॉडी पे यू हैव अप्लाइड टू फोर्सेस in the same direction and both the force is of 10 न्यूटन, मान लो ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, तो दिस विल बी सिंपली कंसीडर्ड एज इक्वल वेक्टर्स। तो याद हो गया होगा, इक्वल वेक्टर मतलब भाई डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, दैट वुड बी सिंपली कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। ये मतलब है सर, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं सर कि अगर मान लो कि दो वेक्टर मैंने, मान लो सिर्फ कहने के लिए कि मान लो ये वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, तो ये ए और बी दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज भी और दोनों इक्वल होंगे डायरेक्शन वाइज भी, तो इसको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। Yes, मतलब sir. उसकी वैल्यू भी सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी सेम हो तो उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। अच्छा बेटा, एक बात याद रखो कि दिस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल भी कह सकते हो इसको या इसको पैरेलल भी कह सकते हो। पैरेलल क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, that is why they can be considered as parallel vectors also, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना कि all the parallel vector doesn't need to be equal also। मेरी बात समझो, ये पैरेलल है, ये मानते हो?
पैरेलल तो समझते हो ना कि ऐसे दो लाइंस जिसके बीच का एंगल 0 हो, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये भी इसी डायरेक्शन में बेटा, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। यार कुछ तो बोलो। Yes, अच्छा, sir. ये अगर मैं ऐसे वेक्टर्स बना दूं, ऐसे बना दूं, ये देखना और मुझे बताना ये दोनों इक्वल है क्या, जो मैंने अभी No. बनाया है देखो तो। No, sir. ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, अनडाउटेडली ये इक्वल नहीं है। लेकिन सर एक बात बताओ, ये इक्वल नहीं है बट क्या ये पैरेलल है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस, ये पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि हर पैरेलल वेक्टर्स इक्वल होगा ये जरूरी नहीं, बट इक्वल वेक्टर्स वुड बी पैरेलल, है ना। इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। दूसरा, ये पैरेलल कह सकते हो सिर्फ, इसको इक्वल नहीं कह सकते। पैरेलल वेक्टर्स, और इस वाले को आप पैरेलल भी कह सकते हो और इक्वल भी कह सकते हो। इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर्स। ओके, मूविंग ऑन। दूसरा वेक्टर सर, दूसरा वेक्टर या दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर, इसको हम कह सकते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर का क्या मतलब सर? बहुत आसान। निगेटिव वेक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ निगेटिव वेक्टर? तो निगेटिव वेक्टर का मतलब है कि अगर मान लो Opposite कि मैं, direction. यस, ऑपोजिट डायरेक्शन, वेरी गुड। अगर ये एक वेक्टर है एंड इट इज टुवर्ड्स राइट, तो अनदर वेक्टर वुड बी इट्स नेगेटिव वेक्टर इफ इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए। ठीक है, तो ये ए और ये बी। बट रिमेंबर कि ये निगेटिव जब मैं कह रहा हूं तो मैंने डायरेक्शन के बारे में बोला कि इट शुड बी ऑपोजिट। आई डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। निगेटिव वेक्टर में एक बात याद रखिएगा कि अ वेक्टर विल बी अ नेगेटिव वन अगर हम उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दें विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। यू डोंट नीड टू चेंज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बट डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि B इज नेगेटिव ऑफ A। समझ रहे हैं आप? B इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ A, और B A का नेगेटिव वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होंगे। नेगेटिव का सिर्फ इतना मतलब है कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ गए आप? कोई इशू किसी को? No, नहीं No, होगी sir. शायद। ठीक है, नेक्स्ट। ये नोट करना था क्या? मोहना, डू यू वांट टू नोट? Yes, sir. Just a second, sir. ओके, आई एम वेटिंग। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, I'm audible. यस यू आर ऑडिबल जानवी। Sir, is it necessary for the vector to be of the same magnitude in order to be a negative vector, or if the one of the vector is 3 and is in north direction, another one is 2 and is in See, you need to south understand the, direction? So whether no, no, we consider it. you need to understand the definition. नेगेटिव वेक्टर किसका है ये? तो B इज मैग्नीट्यूड वाइज So you इक्वल are है। not audible. यस, Now you are audible. Done, sir. okay, what I'm saying is कि B is a negative of A, means B and A should be opposite to each other, then only you can call one as negative, one to be negative of another, right? But Yes, sir, remember but I'm always, just asking that is it yes, it is always necessary that is it both should be in the necessary? opposite direction. Yes, it should always be in the opposite direction. I'm It asking cannot be. about the magnitude. Is it necessary for the magnitude to be same? Yes, it is necessary for the magnitude to be same if you are talking about the negative of a vector, Okay. right? हाँ, ये अलग बात है कि Yes, if their sir. Yes, magnitudes sir. would not be same, if their magnitude would not be same, then the two vector will be simply called as anti-parallel. They cannot be considered as negative of one Okay, vector, sir. right? देखो, अगर ये दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ले लो तो आप इसको सिंपली एंटी पैरेलल कह सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने पैरेलल कहा था, ये एंटी पैरेलल है ना? तो देखो, दो वेक्टर अगर ऑपोजिट हैं and their magnitudes are not same, so they cannot be considered to be negative of one another, but yes, they can be considered as anti-parallel vectors, right?
ठीक है सर, आगे बढ़े। नेक्स्ट वेक्टर, अब यार देखिए, अब एक दो और छोटे छोटे डेफिनेशन समझिए, उसके बाद जो मुझे मेन वेक्टर पे डिस्कस करना है उस पे मैं आता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। यू मे हैव हर्ड दिस नेम, को इनिशियल vectors. Co-initial vectors means what? The vectors whose originating point is same is called as co-initial vector. मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हों, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से ऐसे ओरिजिनेट हो रहे हों, इसको हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने क्लास 10th में देखा होगा, डाइवर्जिंग बीम, यस सर। है ना, लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर। In the same way we have co-terminating vectors, co-terminating। ठीक है, टर्मिनेट का कोई मतलब बता सकता है कि ये वेक्टर्स कैसे होंगे co-terminating? एक जगह पे आके मिल रहे होंगे। यस सर, एक जगह पे आके मिल रहे होंगे। तो co-terminating vectors, इसका मतलब है कि वेक्टर्स which has the same ending point or they converge at a point, these vectors will be called as co-terminating vectors। मतलब ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट पे आके मिल रहे हो वो co-terminating कहलाएंगे, या टर्मिनस भी कहते हैं उसको। ठीक है, co-terminus वेक्टर या co-terminating वेक्टर। और एक पॉइंट से निकल रहे होंगे अगर वेक्टर्स, तो उसको हम को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सर मेन जो हमें दो टाइप के वेक्टर पे डिस्कशन करना था, वी नीड टू डिस्कस दैट। ये सब ऐसे टाइम पास बातें, ये सब आप याद रखिएगा बस। अब देखिए, मैं जो दो वेक्टर्स पे बात करना जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। पोजीशन वेक्टर, इसका यूज होगा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है? If you see the name of this vector, it is position vector. Position vector is somewhat related to the position of a particle or a body, right? मतलब ऐसा vector which gives you the position, such a vector is called as position vector. अब क्या मतलब सर? Try to understand this. मान लो मैं आपसे कहता हूं कि this is x, y and z coordinate, मतलब हम x, y, z प्ले 3 डायमेंशन में, ठीक है, वी आर इन 3 डायमेंशन। और मान लो कि ये कोई पॉइंट है सर, ये एक्स वाई जेड में कहीं पर, मतलब फॉर एग्जांपल आपके रूम के अंदर ये कोई पॉइंट है जो स्पेस में कहीं पर है। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट इन स्पेस। तो अगर ये पॉइंट स्पेस में है तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस पॉइंट विल हैव एक्स, वाई एंड जेड, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू इट। भाई अगर कोई पॉइंट हम स्पेस में देखें तो इसके पास तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज इन स्पेस, राइट? कोई कष्ट इस बात में? अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करूं, इफ आई लोकेट दिस पॉइंट बाय अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन, मतलब अगर इस पॉइंट का मैं लोकेशन बताऊं बाय ड्रॉइंग अ वेक्टर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन, तो वो वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अ पोजीशन वेक्टर गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड ऑरिजिन। मतलब क्या कि सर अगर सीधा सीधा मैं एक वेक्टर यहां से यहां ड्रॉ कर दूं, ये ऐसे एक वेक्टर ले लूं यहां से यहां तक, तो ऑब्वियसली दिस वेक्टर इज गिविंग मी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल और पॉइंट इन स्पेस, राइट? किसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन बता रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन, है ना, इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन क्या है पोजीशन वेक्टर की? सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस विथ रेस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड ऑरिजिन। और इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो मतलब आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप मेरा ये पॉइंट क्लियर है? प्लीज हाँ ना बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है, तो राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस। इसकी डेफिनेशन लिखो। अ वेक्टर व्हिच गिव्स a vector which gives a vector which gives the position a vector which gives the position of a particle
with respect to some fixed origin. Sir, what after particle? With respect to some Sir, fixed please repeat origin. it again. Position. A vector which gives position of a particle with respect to some fixed origin is known as position vector. With respect to some fixed origin is known as position vector. Here remember we have used the term with respect to fixed origin because if you'll change your origin, position vector can change, right? For example, अगर कोई इधर है, इस पॉइंट को अपना origin बनाए और इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल को लोकेट करे बाय अ वेक्टर, तो उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा ना, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर फॉर हिम। तो इसका मतलब है कि फॉर द सेम पॉइंट वी कैन हैव डिफरेंट पोजीशन वेक्टर डिपेंडिंग ऑन कि आपने अपना ऑरिजिन कहां पर चूज किया है ना। तो जहां पर आपने ऑरिजिन चूज किया उसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन वेक्टर कुछ भी हो सकता है, उसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट डेफिनेशन सेम रहेगी। डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ये रहेगा कि पोजीशन वेक्टर is basically a vector which gives you the position of a particle in a space with respect to what? With respect to some fixed origin. So this is the meaning of position vector, है ना। अब इसको और मैं इलेबोरेट करूंगा थोड़ी देर में। तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मेरी बात समझिएगा फर्दर, ठीक है। अब एक नेक्स्ट वेक्टर पे आ रहे हैं जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अब पॉइंट सुनिए, a vector whose magnitude is unity is known as unit vector। पता नहीं क्या बोले, ऐसा वेक्टर जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इफ इट इज 1, तो देन इन दैट केस इट वुड बी कंसीडर्ड एज यूनिट वेक्टर। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी हो 1, तो दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का बेसिक मतलब है हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड या यूनिटी मैग्नीट्यूड, कुछ भी कह लो। इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, वो इसका इंपॉर्टेंस मेन इसका डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो इसका सिर्फ 1 है बट इसमें डायरेक्शन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो सर, इसको और थोड़ा और डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर को फर्दर और डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसका 1 होगा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर हमें कब मिलता है ना, हाउ कैन वी डिफाइन दिस यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली। तो बेटा सुनो मेरी बात, अगर आप कोई सा भी वेक्टर ले लो, कोई सा भी वेक्टर, ठीक है, मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, और उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आप कोई वेक्टर लो और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये एक वेक्टर है, और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब सिंपली यू डिवाइड इट बाय 10 मीटर। बेटा मुझे बता सकते हो कि व्हाट मैग्नीट्यूड विल यू गेट बाय डिवाइडिंग दीस टू? डोंट यू थिंक 10 will cancel out by 10 and of course you will get 1 and direction will remain as towards east। इसका मतलब अगर मैं किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे जो फाइनली एक वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 रह जाता है ना। और ये वेक्टर ही है, क्यों? बिकॉज इट हैज द डायरेक्शन, इट इज हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर हैड, राइट। तो मतलब हमें एक ऐसा वेक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ऐसा कोई भी वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज सिंपली कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए कैप, क्लियर। यूनिट वेक्टर के लिए हम हमेशा कैप लगाते हैं बेटा। ये जब भी टोपी लग जाए ना, टोपी, तो इसका मतलब होगा कि इट रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। और वो कैसे मिलेगा? तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करके मिलेगा। अच्छा, इसी को दूसरे शब्दों में हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे करते हैं, कोई इशू आपको? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। अरे हाँ ना बोलो बेटे। यस सर। इसका मतलब बेटा अगर मैं किसी मैग्नीट्यूड को
यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट बिकम्स अ वेक्टर. इफ यू मल्टीप्लाई अ मैग्नीट्यूड बाय यूनिट वेक्टर तो इट बिकम्स अ वेक्टर. देखो, खुद ही देखो, ये तो मतलब हुआ कि दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड यू हैव मल्टीप्लाइड विथ यूनिट वेक्टर. फॉर एग्जांपल, बेटा मान लो मैं आपसे कहूं कि ये 20 मीटर है एंड इट्स डिस्टेंस मान लो. इफ आई वांट टू चेंज इट इनटू वेक्टर, अगर मुझे इसको वेक्टर बनाना है तो व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू? आई विल हैव टू प्रोवाइड इट अ डायरेक्शन और नॉट. अगर मुझे Yes. इसको वेक्टर बनाना है तो मुझे इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा. And to provide direction, what we do, we multiply the given magnitude by unit vector, है ना? ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका अपना मैग्नीट्यूड कितना 1. मैं बताता हूं, जैसे मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 मीटर वेस्ट से, तो ये 20 मीटर वेस्ट हो गया. सर आपने यूनिट वेक्टर से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? आप किसी और वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते जिसका मैग्नीट्यूड कुछ और होता. अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये क्वांटिटी वेक्टर तो बन जाएगी, बट इट विल लूज इट्स ओरिजिनल वैल्यू. नहीं आया यार, नहीं आया तुम्हें भाई. अगर मान लो ये 20 मीटर को मुझे वेक्टर बनाना है तो मैंने 2 मीटर वेस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यूनिट वेक्टर से नहीं करा, तो ये वेक्टर तो बन जाएगा, बट इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो आप वैल्यू Yes, sir. चेंज नहीं कर सकते. अगर आप किसी स्केलर वैल्यू को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपकी स्केलर वैल्यू वही रहनी चाहिए ना, सिर्फ इट शुड बिकम अ वेक्टर. तो वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यूनिट वेक्टर से. अब आप लोगों को लॉजिक क्लियर है यूनिट वेक्टर का? यूनिट वेक्टर को वैसे डिफाइन करें हम तो इसका मतलब होगा, यस यस, यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 हो. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कब मिलता है? व्हेन यू डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर. और अगर आप किसी मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो इट बिकम्स अ वेक्टर. ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ ना बोलो. Yes, sir. अब मेरी एक और बात सुनिए. मतलब यूनिट वेक्टर को अगर बहुत ध्यान से देखो बेटा तो इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है. मतलब इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द डायरेक्शन, राइट? यूनिट वेक्टर इज बेसिकली यूज्ड फॉर डायरेक्शन क्योंकि उसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है. अब देखो, आपको मालूम है कि वी हैव 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई जेड. तो बेटा हो सकता है हमारा कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग हो, कोई वेक्टर हमारा वाई एक्सिस के अलोंग हो, there can be some vector along z axis. ठीक है, तो वेक्टर कैन हैव डायरेक्शन along x और y और z. तो अगर कोई वेक्टर मान लो x एक्सिस के along है, तो एक तो मान लो कि ये कोई वेक्टर है मेरा 4 न्यूटन का और मैंने कहा कि इट इज टुवर्ड्स x एक्सिस. तो एक तो ये है कि सर आप इसमें बार बार लिखते रहें कि भाई 4 न्यूटन टुवर्ड्स x एक्सिस, ये आप बार बार लिखें. ये लिखना थोड़ा सा अजीब लगता है, नहीं ऑड लगता है कि हर बार हमें ऐसे लिखना पड़े कि 4 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस या 4 न्यूटन टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस. तो इसको लोगों ने आसान किया और इसको सिंपली बोला कि देखो एक काम करो, अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो उसके लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज कर लिया करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज आई कैप. पता नहीं क्या बोल गया ये. मतलब अगर किसी के साथ आई कैप लग जाए तो इट विल रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या इसको ऐसे कह सकते हो यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम आई कैप कहते हैं. नहीं आई बात समझ में यार? Yes, sir. ये बोलो ना. मतलब आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो इसी तरह से माइनस आई कैप अगर हम कह दें तो इसका मतलब हो जाएगा सर नेगेटिव एक्स एक्सिस. Yes, sir. Similarly, the unit vector along y-axis is called as j cap, and the unit vector along negative y-axis is called as minus j cap. Unit vector along z-axis is called as k cap, and the unit vector along minus z-axis is called as minus k cap. इसका मतलब ये जो i, j, k है ना, ये स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं which represents x axis, y axis and z axis. For example बेटे अगर मैं आपसे कहूं कि 5 i cap लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब हुआ कि I have a vector whose magnitude is 5 and direction is towards positive x axis. Yes, Did you understand? yes, sir. अगर Yes, मान लो sir. बच्चे मैं Yes. आपसे कहूं कि
10 माइनस ऑफ k कैप लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि आई हैव अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10 and its direction is towards negative z axis. Clear है? तो this Yes, unit sir. vectors, okay, so this especially used unit vectors of I, j, k will represent a special coordinate axis. हाँ, ये जरूरी नहीं कि यूनिट वेक्टर सिर्फ यही होते हैं, यूनिट वेक्टर कोई सा भी हो सकता है, बट अगर ये लगे हुए हैं तो इसका मतलब होगा या तो x को रिप्रेजेंट कर रहा है या y को या z को. क्लियर? ये सब नोट करो, आगे बात करते हैं. Sir, done. गुड. आई होप सबको ये मतलब, सबको ये मीनिंग समझ आ गई होगी कि क्या मतलब है ये बेसिक चीजों का. तो अभी तक जो भी मैंने बात किया है, आई हैव जस्ट डिफाइंड वेक्टर्स, आई हैव डिफाइंड द टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, जिसमें यू हैव टू रिमेंबर दीज टू स्पेशल टाइप्स, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, बिकॉज इट विल बी यूज्ड, है ना, इन सेवरल प्लेसेस. तो इसलिए आपको ये तो याद रखना ही रखना है. ठीक है, बाकी तो आपको इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ये सब तो टर्म से ही याद हो गया होगा. अब okay, now we are in position to talk about the vectorial law, जिस लॉ पे हमें डिस्कशन करना है कि हाउ डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स. तो अब हम उस पे डिस्कशन करेंगे, है ना. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेक्टोरियल लॉज. Yes, sir, done. ओके, तो आप देखो, वी हैव बेसिकली टू लॉज फॉर वेक्टर एडिशंस. एक को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ और दूसरे को हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, तो वी बेसिकली हैव टू लॉज फॉर वेक्टर एडिशन. वन इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ, अनदर वन इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ. क्लियर? अब दोनों लॉज पे आई विल डिस्कस वन बाय वन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. और याद रखो, इसका जो डेरिवेशन है, इन लॉज का जो डेरिवेशन हम करेंगे, दैट डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. ठीक है, तो इसलिए लिसन टू मी केयरफुली, डेरिवेशन वाइज भी और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी. देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो समझिए, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये है बेसिकली आपका पहला लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अभी जो हम लोगों ने वेक्टोरियल लॉ की बात किया था, उस वेक्टोरियल लॉ का ये एक लॉ है जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब ये क्या कहता है, कैसे हम इस लॉ को यूज करते हैं टू ऐड वेक्टर्स, तो इस बात को समझो. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है, ग्राफिकली पहले इसका मतलब समझिए, उसके बाद फिर हम एनालिटिकली बात करेंगे. ग्राफिकली मतलब डायग्रामेटिकली पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिकली इसको ड्राइव करेंगे. ठीक है, तो ग्राफिकली ये लॉ ये कहता है कि इफ यू हैव टू वेक्टर्स, मान लो ये एक वेक्टर है बेटा, ये एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी. कैसा भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, आई डोंट केयर. सिंपली पहले तो आप बात समझिए कि इफ यू हैव टू वेक्टर्स, अब ये दो वेक्टर्स कोई से भी हो सकते हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये बॉडी है, इस पे एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया और दूसरा फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगा निकालो. समझ आ रही है बात? तो अब आप सिंपली इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो आप दोनों को सिंपली ऐड तो नहीं कर सकते. तो भाई कैसे ऐड करेंगे, तो वही हम सीख रहे हैं बाय दिस फर्स्ट लॉ विच इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि आप के जो दो वेक्टर्स हैं, you arrange the two vectors in the same order to form two sides of a triangle. पता नहीं क्या बोले सर. You arrange the two vectors in the same order. अब what is the meaning of same order? Try to understand. मान लो मेरे दो वेक्टर्स थे, एक A था, ठीक है, और एक B है, और एक B है हमारा, मान लो ये B ऐसे है, ठीक है, एंड दोनों के बीच कुछ एंगल है. तो पहले तो मेरी बात समझिएगा बहुत अच्छे से कि ये लॉ ये कहता है कि यू अरेंज द टू वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर. मतलब ये मान लो आपने ये ए को ऐसे अरेंज किया ग्राफिकली, ठीक है, और बी को आपने ऐसे अरेंज किया सच दैट दे फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर. सर ऐसे ही क्यों अरेंज करेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि सर क्या हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि भाई ये ऐसे और ये ऐसे.
हम हॉरिजॉन्टली ही क्यों दिखाएं? तो बेटा आप कैसे भी दिखा सकते हो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वी आर जस्ट शोइंग दिस डायग्रामेटिकली, ठीक है, कि ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली ये मतलब है इसका। अब वो आप दो साइड आप चाहे ऐसे दिखा लो, कुछ एंगल करके दिखा दो, या ऐसे दिखा दो, तुम्हारी मर्जी है, वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली हम कोई दो साइड तो चूज करेंगे ना। तो दीज आर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। अब पहली बात तो समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम ऑर्डर। तो देखो बेटा, ये वाले वेक्टर का यहाँ पर देखो हेड है, तो ये वेक्टर का यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ है, टेल। तो हेड और टेल का कॉम्बिनेशन अगर कहीं पर हो तो आई कैन कॉल इट एज सेम ऑर्डर। मतलब एक का हेड जहां खत्म हुआ, दूसरे का टेल वहां से स्टार्ट हुआ। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द हेड एंड टेल। हेड मतलब एरो और टेल मतलब ये हेड है और ये टेल है सर, ठीक है। तो ये जहां हेड खत्म हुआ वहां दूसरे का टेल शुरू हुआ, तो ये आपका सेम ऑर्डर कहलाएगा। भाई यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए यस सर। कि अगर आपने कोई भी दो वेक्टर इस तरह से अरेंज कर दिया सच दैट दे फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड एंड द फाइनल साइड या थर्ड और द फाइनल वेक्टर taken in opposite order to complete the triangle will be equal to the sum of these two vectors। पता नहीं क्या बोले सर, ये दो साइड बन गए, दो वेक्टर थे हमारे, दो वेक्टर को हमने अरेंज कर दिया, दो साइड बन गया। तो अब जो हम थर्ड साइड कंसीडर करेंगे, ये थर्ड साइड, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द ट्रायंगल, राइट। तो दो साइड, दो वेक्टर से दो साइड आपने बना दिया, तो तीसरा भी साइड बनाओगे तभी तो ट्रायंगल पूरा कंप्लीट होगा ना। तो तीसरे साइड के लिए आप अपने तरफ से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे इन द ऑपोजिट ऑर्डर। व्हाई आर यू सेइंग दिस टू बी इन द ऑपोजिट ऑर्डर? द रीजन इज कि यहाँ पर इसका हेड खत्म हुआ है और ये जो रेड वाला वेक्टर मैंने बनाया है उसका भी हेड इसी के साथ मैंने मिलाया है ना। द हेड ऑफ दीज टू आर कोइंसाइडिंग एट वन पॉइंट, दैट इज व्हाई दिस विल बी कॉल्ड एज ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये जो ऑपोजिट ऑर्डर में हमने थर्ड साइड बनाया है, this will be the sum of the two vector and it will be written as r। इस r का मतलब होता है रिजल्टेंट। ये सम ऑफ टू वेक्टर को हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आप कह सकते हो, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसके बराबर होगा? तो इट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ टू वेक्टर विच इज a and b। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड। लॉ समझ आया है आपको या नहीं? यस सर। देखो बेसिकली आप अलजेब्रा में भी यही करते हो भाई। अगर आपको दो नंबर ऐड करना हो 4 और 2 को, तो 4 और 2 का सम इज गिवन बाय द थर्ड नंबर और नॉट। मतलब आप 4 और 2 को रिप्लेस कर सकते हो बाय थर्ड नंबर, यही तो करते हो। द सेम वी हैव डन हियर। वी हैव टू वेक्टर्स a and b and we have to add these a and b। तो आपसे सिंपली ये बोला जा रहा है कि यू ड्रॉ द ट्रायंगल और टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन दिस ऑर्डर, और उसके बाद जो आपका ये जो थर्ड आएगा, थर्ड साइड taken in the opposite order and forming or completing the triangle, that third side would be considered to be the sum of these two vectors। तो ये ग्राफिकली दो वेक्टर का सम हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सक्षम, मैं ये कह रहा हूं कि जो दो वेक्टर आपको ऐड करना है, उन दो वेक्टर का सम बेसिकली कौन बता रहा है? थर्ड वेक्टर। इतनी बात समझ गए सक्षम? यस सर। अब ये ग्राफिकली हम इसको कैसे शो करना है? तो ग्राफिकली लॉ ये कहता है कि द टू वेक्टर विच इज टू बी एडेड, उसमें हमने करना ये है कि आप एक का हेड और दूसरे का टेल कोइंसाइड कर दो टू फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो दो साइड बन गई ट्रायंगल की। भाई ये दो वेक्टर है, दो साइड बन गई ट्रायंगल की, तो तीसरी साइड भी तो चाहिए होगी ना आपको। तो थर्ड साइड के लिए यू विल ड्रॉ द थर्ड वेक्टर। तो ये जो थर्ड वेक्टर आएगा वो इन दोनों का सम होगा। नाउ डिड यू गेट दिस सक्षम भाई? यस सर। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। सबको क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट? Sir, can you please explain it again? Yes, sir. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। फिर से मेरी बात सुनो कि ट्रायंगल लॉ बेसिकली व्हाट डज ट्रायंगल लॉ सेज? ट्रायंगल लॉ सिंपली से कि इफ यू वांट टू ऐड द टू वेक्टर्स, तो यू अरेंज द टू वेक्टर दिस वे। कैसे?
कि एक वेक्टर का हेड कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ अनदर वेक्टर। इस तरह से आप अरेंज करो, इसको हम हेड टेल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। दिस इज हाउ यू अरेंज द टू वेक्टर्स, राइट। और ये दो वेक्टर को आप ऐसे अरेंज कर दो अगर, तो आप इसको दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल भी कह सकते हो। भाई Yes, sir. दो वेक्टर ऐसे अरेंज है, इसको मैं दो साइड मान सकता हूँ किसी भी ट्रायंगल का। तो इन दिस केस व्हेन यू विल कंप्लीट द ट्रायंगल बाय टेकिंग द थर्ड वेक्टर, ठीक है, तो दिस थर्ड वेक्टर विल बी बेसिकली इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। यार ये अगर इसको और थोड़ा शॉर्ट करूं ना, मैं एक स्पेशल केस अगर मैं इसको देखूं कि अगर मान लो ये बात वही है जो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कभी जीवन में, Yes, sir. यस सर। है ना। अगर मैं इसका एक स्पेशल केस ले लूं ना कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हों, तो आप याद करो कि आप यही तो करते थे कि आप कहते थे कि ये भाई ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर है और ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का सम यही तो आता था ना। Yes, sir. यस सर सर। ये वही है बेसिकली। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम में मसला बस इतना है कि इसके लिए 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैं दो वेक्टर ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि सर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगा सकते आप, ठीक है। लेकिन अगर हाँ इसी में मैं आपसे कहूं ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप कहोगे कि सर इन दोनों का सम विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड व्हिच इज द हाइपोटेन्यूज। यस सर। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड। अब लॉ क्लियर हो गया या नहीं हुआ अभी भी? Yes, sir. सर हो गया। Yes, sir. हो गया तो स्टेटमेंट लिख लो, राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। इसको हम डिराइव नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल, बट आप स्टेटमेंट आज लिख लीजिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that if the two vectors this law states that if the two vectors if the two vectors if the two vectors are arranged in the same order if the two vectors are arranged in same order to form two sides of a triangle, then the third vector taken in opposite order and completing the triangle will be equal to sum of two vectors. ठीक है, यस सर। तो सर इसको नोट कर लीजिए और जितना ही रहने दीजिए, इसका रिजल्ट हम कल ड्राइव करेंगे। आज यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके सर। ओके, तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर।